हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है। तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीडीपी के। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में जो आने वाले अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जो यानी जो नियमित रूप से परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं जो कि अभ्यास के कारण होते हैं, तो उन परिवर्तनों को कहा जाता है। यानी उन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है कि जो हमारे व्यवहार में या किसी के व्यवहार में जो आने वाले अस्थायी परिवर्तन होते हैं जो कि अभ्यास के कारण होते हैं, अब उन परिवर्तनों को कहा जाता है। यानी उन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? तो पहला वाला ऑप्शन है कि सीखना, या फिर सोचना, या क्रिया करना, या कल्पना करना। तो देखिएगा कि व्यवहार में आने वाले जो अस्थायी परिवर्तन हैं जो कि किसी अभ्यास के कारण होते हैं, यानी अभ्यास के कारण होते हैं, तो उनको कहा जाता है सीखना। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। अब किसी कौशल को सीखने में तो पहली अवस्था कौन सी होती है? तो पहला है यथार्थता, या चालाकी, या समन्वय, यानी समन्वयन है, या अनुकरण है। तो देखिए कि कौशल को सीखने में तो पहली अवस्था जो होती है वो होती है अनुकरण। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के स्रोत तो कौन कौन से हैं? तो पहला है आवश्यकता, बी है चालाक, या प्रेरक, या इच्छा। तो देखिए कि अभिप्रेरणा के स्रोत पूछा गया है कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के स्रोत हैं प्रेरक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डांट डांट कहलाता है। यानी जो पहले का अधिगम होता है, पहले का जो सीखी गई चीज़ें होती हैं, तो वो नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं। यानी जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो उनको जो है प्रभावित नहीं करती हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, या फिर अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण कहलाता है, या है कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, या फिर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो देखिए कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं तो वो जो कहलाता है तो वो कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? यानी कोई जो है शिक्षार्थी है, कोई विद्यार्थी है, तो वो आपका सम्मान नहीं करता है, आप एक टीचर हैं और आपका वो सम्मान नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो देखिए कि जब आपका कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो पहला वाला ऑप्शन है कि उसकी अपेक्षा करेंगे। यानी ऐसी स्थिति में आप जो है शिक्षार्थी की अपेक्षा करेंगे, या फिर परीक्षा में कम अंक देंगे, यानी उस शिक्षार्थी को परीक्षा में कम अंक देंगे, या उसके अभिभावकों से बात करेंगे, या फिर उसे डांटेंगे। तो देखिए कि यदि आपका कोई विद्यार्थी जो है तो आपका सम्मान नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे, यानी उसके माता पिता से, उसके गार्जियन से आप बात करेंगे कि वो हमारा सम्मान नहीं करता, इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि उसके अभिभावकों से बात करेंगे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। अब यह विद्यार्थी डांट रूप से प्रेरित है। यानी वो विद्यार्थी तो किस रूप से प्रेरित है? एक विद्यार्थी जो है तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है ताकि वो जो है उत्तीर्ण हो सके। तो यह विद्यार्थी जो है तो डांट रूप से अभिप्रेरित है। यानी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो पहला है वैयक्तिक, या अनुभविक, या आंतरिक, या बाह्य। तो देखिए कि वह विद्यार्थी जो है तो आंतरिक रूप से प्रेरित है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। एक शिक्षिका जो है तो वो अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा में, समूह परियोजनाएं यानी ग्रुप प्रोजेक्ट में, तथा भूमिका निर्वाह यानी प्ले में आदि में। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो पहला है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या मनोरंजन के द्वारा अधिगम, या भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में सामान्यतः जो बच्चे होते हैं तो वो कैसे सीखते हैं? तो पहला है कि वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में तो बच्चे जो हैं सामान्यतः तो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, या फिर मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, या वैयक्तिक रूप से सीखते हैं, या समूहों में सीखते हैं। तो देखिए कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं तो वो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार का करना पक्ष में डाट में आता है। यानी व्यवहार का करना जो है तो किस पक्ष में आता है? तो पहला है कि सीखने के गतिक क्षेत्र में, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो देखिए कि व्यवहार का करना यानी किसी के प्रति व्यवहार का करना तो पक्ष डाट में आता है। तो ये पक्ष जो आता है तो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, यानी शिक्षण का जो है तो सत्तावादी स्तर क्या है? तो देखिए कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है। तो पहला है कि शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, या प्रधानाध्यापक केंद्रित, या अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो है तो ये है शिक्षक केंद्रित, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गैगने निम्न में से किससे संबंधित हैं? गैगने जो हैं तो निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो पहला है कि अधिगम का श्रेणी क्रम से, यानी गैगने जो हैं तो अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है, या अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, या अधिगम का मूल्यांकन से संबंधित है, या फिर अधिगम का प्रबंधन से संबंधित है। तो देखिए कि गैगने जो हैं तो वो अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, यानी एक शिक्षक जो है तो विद्यार्थियों को किस तरह से अनुप्रेरित कर सकता है? तो पहला है कि पुरस्कार देकर, या सही मार्गदर्शन कराकर, या उदाहरण देकर, या फिर कक्षा में भाषण देकर। तो देखिए कि एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित पुरस्कार देकर कर सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा जो है वो चौड़ा है, यानी एक गिलास जो है तो वो लंबा है तथा दूसरा गिलास जो है तो वो चौड़ा है। अब वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। अब बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका जो है तो शिक्षिका के बच्चों को डांट की कठिनाई है, यानी शिक्षिका के बच्चों को जो है तो किस तरह की कठिनाई है, यानी वो गिलास में अंतर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो ऐसी सिचुएशन में जो शिक्षिका के बच्चों को तो कैसी कठिनाई आ रही है? तो पहला है
समायोजन की कठिनाई आ रही है, या अहम केंद्रित की कठिनाई आ रही है, या है विकेंद्रीकरण की कठिनाई आ रही है, या डी है कि पलटावी की जो है कठिनाई आ रही है। तो देखिए कि ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे गिलास पहचान नहीं रहे हैं कि किसमें ज़्यादा जूस है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को कठिनाई आ रही है विकेंद्रीकरण की, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कौन जो है जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पहला है संरचनावाद, बी है क्रियाशीलतावाद, सी है व्यवहारवाद तथा डी है सृजनशीलतावाद। तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो देखिए कि अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है सृजनशीलतावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परिपक्व विद्यार्थी यानी परिपक्व विद्यार्थी कैसे विद्यार्थी होते हैं। तो पहला है कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, यानी जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी जो है तो अध्ययन से विचलित नहीं होते, या फिर इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, या अगला है कि अपनी बौद्धिकता के साथ साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या फिर अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो देखिए कि परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं तो वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी सहायता चाहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, यानी जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता हैं तो उनके लिए क्या समुचित है। तो चलिए ऑप्शन में देखिएगा कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है, या फिर वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, या फिर अगला है कि वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, या अगला है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो देखिए कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए तो क्या समुचित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। तो आइए देखिए कि किससे संबंध होगा। तो पहला है पारस्परिक शिक्षण से, बी है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, सी है कि उपचारात्मक शिक्षण से, या डी है कि विभेदित अनुदेशन से। तो देखिए कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें जो है तो इसमें कहा गया है कि तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप, तो निम्नलिखित में से जो है ये किससे संबंध है। तो ये संबंध है विभेदित अनुदेशन से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, यानी पढ़ाते समय जो है तो अध्यापक को तो किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की, या विद्यार्थियों की आयु की, या वैयक्तिक भिन्नता की, या विषय वस्तु की। तो देखिए कि पढ़ाते समय अध्यापक को तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए तो वो रखनी चाहिए वैयक्तिक भिन्नता की, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, स्मरण यानी याद करने की जो है तो कौन सी विधि है। तो पहला है मिश्रित विधि, बी है विचार साहचर्य विधि, सी है ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो देखिए कि स्मरण करने की मिश्रित विधि भी हो जाएगी तथा विचार साहचर्य विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो है तो ये दोनों हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। यानी वो कौन सा कथन है जो बच्चे के विकास में तो परिवेश यानी माहौल की भूमिका का समर्थन करता है। तो पहला है कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। या फिर पिछली कक्षा जो है, पिछली कुछ शताब्दियों में जो है तो बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या फिर एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि जो है तो वो 0.75 के समान उच्च है। या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से में अच्छे पाए जाते हैं। यानी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे होते हैं नैतिक रूप में वो अच्छे पाए जाते हैं, यानी वो व्यवहार में अच्छे पाए जाते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे होते हैं। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा कथन जो है तो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।